Greetings everyone. Today we will start the new chapter, new topic, budget deficit and its types. जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं अबाउट द गवर्नमेंट बजट का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, दैट इज द रिसीप्ट्स एंड द पेमेंट्स. अब जहाँ पर रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर्स जब इक्वल हो जाते हैं वो भी हमने पढ़ा था कि उसे बैलेंस्ड बजट कहा जाता है. एंड बैलेंस्ड कहाँ होता है? व्हेन द रिसीप्ट्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर. ईदर रिसीप्ट्स इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर देन इट विल बी सरप्लस, बट व्हेन द एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रिसीप्ट्स, जब एक्सपेंडिचर रिसीप्ट से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम डेफिसिट कहते हैं. तो आज हम यही पढ़ेंगे इसमें कि बजट डेफिसिट एंड इट्स टाइप्स, यानी कि बजट डेफिसिट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बजट डेफिसिट? तो बजट डेफिसिट इज द सिचुएशन व्हेन देयर इज द एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रिसीप्ट्स, यानी कि आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं और आपकी रिसीप्ट्स क्या होती हैं? कम होती है. तो वो क्या होता है? आपका डेफिसिट होता है. तो बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड, दैट मीन्स जो बजट डेफिसिट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड टू द, क्या है? बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस टू द, एज द लिखो, एज द excess of total estimated expenditure total estimated expenditure over the total estimated receipts. टोटल एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स. तो इंक्लूडिंग रिसीप्ट्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं इंक्लूडिंग बोरोइंग्स, यानी कि सब चीज़ें मिला के, चाहे वो बोरोइंग्स हो चाहे वो ना हो, वो सब चीज़ें मिला के वो आपका क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है. तो बजट डेफिसिट मीन्स व्हेन एज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स इज ओवर द टोटल एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स इंक्लूडिंग द बोरोइंग. अगर ऐसे में शॉर्ट में लिखे तो बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीप्ट्स, यानी कि जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो टोटल रिसीप्ट से ज़्यादा होता है. तो व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स रेवेन्यू इट इंकर्स अ बजटरी डेफिसिट, यानी कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम हो जाती है तो क्या होता है? बजटरी डेफिसिट होता है. तो बजट डेफिसिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बजट डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स. ये इसका फॉर्मूला बन के आता है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो टोटल रिसीप्ट से ज़्यादा होते हैं. तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट्स माइनस कर देंगे तो इट विल बी द बजटरी डेफिसिट. जो बजट डेफिसिट होते हैं इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. बजट डेफिसिट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. कौन कौन सा? फर्स्ट डेफिसिट होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट, थर्ड डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट. ये डेफिसिट के मतलब होते हैं, दैट मीन्स रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक डेफिसिट जरूर आएगा एग्जाम में. रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट. नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट, क्या होता है फिस्कल डेफिसिट और क्या होता है प्राइमरी डेफिसिट. जस्ट नोट इट डाउन फास्ट. इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ कि रेवेन्यू और प्राइमरी और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है. जस्ट नोट इट डाउन फास्ट. अब हम बात करते हैं फर्स्ट डेफिसिट की, रेवेन्यू डेफिसिट. अब हम बात करेंगे रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट
जो है ये जो डेफिसिट होता है वो अकर्स इन द रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो रेवेन्यू बजट में होता है। गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू बजट होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीव्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके क्या होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीव्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है वो कंसर्न करता है विद द रेवेन्यू रिसीव्स एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू रिसीव्स एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीव्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। व्हेन आपके जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू रिसीव्स कम हो जाते हैं तो वो क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रेवेन्यू डेफिसिट refers to excess of revenue expenditure over revenue receipts during the fiscal year। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ओवर द रेवेन्यू रिसीव्स ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स। आर डी रिप्रेजेंट्स द रेवेन्यू डेफिसिट, आर ई रिप्रेजेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आर आर रिप्रेजेंट्स रेवेन्यू रिसीव्स। तो जब गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू है वो इतने इनएफिशिएंट हो जाते हैं, अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें कि जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ हैं वो इनएफिशिएंट हो जाते हैं, इनसफिशिएंट हो जाते हैं टू मीट द एक्सपेंडिचर्स ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द प्रोविजंस फॉर द वेरियस सर्विसेज। यानी कि जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, जो आपकी जो रिसीव्स हैं, रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है इज इनसफिशिएंट टू मीट द एक्सपेंडिचर्स ऑन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड द प्रोविजंस ऑफ द वेरियस सर्विस। तो होता है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं बट रिसीव्स इतनी नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। अब बात आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है इसके इम्प्लीकेशंस और इसके मेजर्स, यानी कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट, और इसके मेजर्स क्या होते हैं टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को किस तरीके से कम किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी इम्प्लीकेशंस की, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो फर्स्ट इम्प्लीकेशन क्या होती है, देखिए रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट करती है द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। सबसे पहला क्या है इसका पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है कि रेवेन्यू डेफिसिट, आर डी लिख रही हूँ मैं रेवेन्यू डेफिसिट को, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द inability, revenue deficit indicates the inability of the government to meet the expenditure on routine functioning ऑफ द इकोनॉमी। ये सबसे पहला मतलब होता है किसका, रेवेन्यू डेफिसिट का। इम्प्लीकेशन है कि रेवेन्यू डेफिसिट आपको इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट इज इनेबल टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि गवर्नमेंट इनेबल है टू मीट द फंक्शनिंग ऑफ द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहे हैं और गवर्नमेंट की रिसीव्स कम हो रही है, तो गवर्नमेंट के लिए क्या है, रिसीव्स कम होगी, जब एक्सपेंडिचर करेगी तो गवर्नमेंट कहाँ से एक्सपेंडिचर करेगी, गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करेगी, यानी कि गवर्नमेंट जो उसके बाद जुड़ा हुआ है, जो उसकी सेविंग्स है उसको यूज़ करेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, उससे हो जाएगी डिस सेविंग्स। क्या हो जाती है इससे, डिस सेविंग्स। डिस सेविंग का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करती है। जैसे हमारे साथ इस सिचुएशन में हो रहा है कोविड-19 की सिचुएशन में कि हमारी डिस सेविंग्स हो रही है, जो हमारी सेविंग्स थी वो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए, बिकॉज हमारी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो रही है, तो उससे क्या होता है, डिस सेविंग्स हो जाती है। तो इससे भी क्या होगा, डिस इट इम्प्लाइज, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, इट इम्प्लाइज डिस सेविंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इम्प्लाइज डिस सेविंग्स ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट।
government account. It implies this savings on the government account because मैंने आपको रीजन बताया, आप लिख सकते हैं इसके आगे, बिकॉज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप द सेविंग्स of other sectors of the economy to cover the gap between the revenue expenditure and the revenue receipts. यानी कि इसको कवर करने के लिए आप लिख सकते हो पूरा पॉइंट अगर लिखना चाहो तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर्स. ये आप लिखते जाना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको. सेविंग्स ऑफ अदर सेक्टर, using the saving up of other sectors of the economy to cover the gap between revenue expenditure and revenue receipts. To cover the gap between the revenue, मतलब dis savings कैसे हो जाती है, because government is using up the savings of other sectors of the economy to cover the gap between the revenue expenditures and the revenue receipts. ठीक है. एक और इसका implication होता है कि it implies that the government has to make up this deficit by disturbing its capital budget. अब इससे जो dis savings जो ये revenue deficit होता है उसको वो कहाँ से पूरा करेगी, कैसे पूरा करेगी, तो वो कैपिटल बजट से पूरा करती है. कैसे पूरा करती है, या तो उसे बोरोइंग करना पड़ेगा, मतलब रिसीव्स लाने के लिए वो क्या करेगी, वो कैपिटल बजट का सहारा लेगी, या तो वो बोरिंग करेगी या फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी. अब बोरिंग से क्या होता है, क्रिएट लायबिलिटी, और डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है, रिडक्शन इन असेट्स. तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस बना के रखना पड़ेगा बिटवीन द रिसीव्स एंड द जो उसके बोरिंग्स हैं और जो उसके डिसइन्वेस्टमेंट है, उनमें क्या बना के रखना पड़ेगा, बोरिंग्स बना के, वो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि बोरिंग क्रिएट्स लायबिलिटी एंड डिसइन्वेस्टमेंट कॉज रिडक्शन इन द असेट्स. तो थर्ड इम्प्लीकेशन क्या है, थर्ड इम्प्लीकेशन है इट इम्प्लाइज दैट the government, it implies that the government has to make up this deficit by disturbing its capital budget, by disturbing its capital budget, that is either that is through borrowings or sale of its assets. या तो बोरिंग करेगी या फिर अपने असेट्स को बेचेगी, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. इट मीन्स दैट जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो या तो लायबिलिटी बढ़ाएगा या फिर असेट्स को क्या करेगा, कम करेगा. क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आगे क्या होता है, क्योंकि बोरिंग जो होती है वो क्रिएट करती है लायबिलिटी, और जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो करता है रिडक्शन इन द असेट्स. तो इसका मतलब क्या है, इसके आगे आप लाइन लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, कि इट मीन्स दैट रेवेन्यू डेफिसिट आइदर लीड्स टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी थ्रू बोरिंग्स इन द फॉर्म ऑफ बोरिंग्स, क्योंकि जो ये है, ये बोरिंग होती है, ये क्रिएट करती है लायबिलिटी, और जो सेल ऑफ असेट्स है वो कॉज करता है रिडक्शन इन असेट्स, असेट्स को कम करता है. ठीक है ना, रिडक्शन इन असेट्स. तो अब तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता है तो इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है थ्रू द बोरिंग्स, या फिर उसके असेट्स कम हो जाते हैं थ्रू द इन द फॉर्म ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, रिड्यूसेस द असेट्स इन द थ्रू द डिसइन्वेस्टमेंट. समझ में आ गई, थ्री इम्प्लीकेशन समझ में आ गई अच्छी तरह से कि थ्री इम्प्लीकेशन क्या होती हैं. अब जब अगर हम कैपिटल बजट का इस्तेमाल करेंगे तो इट विल लीड टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी मार्केट के अंदर. मैं यहाँ लिख रही हूँ फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे मैं फोर्थ पॉइंट लिख रही हूँ, इसका ध्यान से देख के लिखिएगा. इसका यूज ऑफ कैपिटल रिसीव्स, अगर हम कैपिटल रिसीव्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज ऑफ कैपिटल रिसीव्स में क्या करेंगे, वो may lead to an inflationary, may lead to an inflationary situation आ जाती है इन द इकोनॉमी. क्योंकि जब ज़्यादा रिसीव्स बढ़ जाती हैं
तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स भी उतने ज़्यादा करेगी, रिसीव्स बढ़ेगी, बोरोइंग्स लेगी, तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ जाता है इकोनॉमी के अंदर, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है इफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट इज नॉट कंट्रोल। यानी कि कब होगा, जब गवर्नमेंट जब रिसीव्स होंगी तो एक्सपेंडिचर्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे। इफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड, जब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल नहीं होंगे तो क्या होगा, यस देयर विल बी एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। ठीक है, समझ में आया? इम्प्लीकेशन का मतलब समझते हो ना कि इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आएगा विद द रेवेन्यू डेफिसिट। एक पॉइंट और रह गया है, फिफ्थ पॉइंट। मैं इसको कहाँ लिखूँ, अभी आप इसको देखिए फिर उसके बाद मैं लिखती हूँ फिफ्थ पॉइंट। पहले आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद मैं एक ग्रुप करके लिखूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन, आई विल गिविंग यू द 5 मिनट्स, आप इसे नोट डाउन करिए पहले, फिर मैं समझाती हूँ उसको। ऊपर का नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर मैं उसको रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला रख कर दूंगी, उसके बाद नीचे का आप चाहे रहने दीजिएगा। आई विल गिव यू द टाइम। देखिए आई एम रबिंग दिस पार्ट, मैं यहाँ का रब कर रही हूँ बस। आई एम राइटिंग द फिफ्थ पॉइंट, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, यहाँ फिफ्थ। अब फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट है कि जो हायर बोरिंग, क्योंकि गवर्नमेंट जब बोरिंग करेगी तो क्या होगा, हायर बोरिंग से क्या होता है, हायर बोरिंग वुड इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन टू रीपे द लोन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। जब बोरिंग ज्यादा हो जाती है तो फ्यूचर पे बर्डन, जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली गवर्नमेंट है, उनके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है टू रीपे द लोन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि रीपे करने के लिए तो जो हायर बोरिंग होती है तो उससे क्या होता है, हायर बोरिंग would क्या होगा, इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन would increase the future burden to repay the loan amount and interest payment। समझ में आया? अब इनको एक एक करके फिर से समझते हैं कि व्हाट इज द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। देखिए, फर्स्ट इम्प्लीकेशन था कि रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। दैट मीन्स जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो ये दिखाता है कि गवर्नमेंट इज इनेबल टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि जो उसके रूटीन फंक्शंस के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको वो पूरा नहीं कर पा रही है, तो वो कहलाया जाता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब इसका मतलब क्या होता है, इट इम्प्लाइज दिस सेविंग्स ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट। व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट विल यूज दिस सेविंग्स ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टू कवर द गैप बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसीव्स। यानी कि गवर्नमेंट की जब रिसीव्स कम हो रही है तो गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल करेगी, तो उससे क्या हो जाएगा, डिस सेविंग्स हो जाएगी। अब डिस सेविंग का मतलब हो जाता है सेविंग खत्म होते जाना, तो सेविंग खत्म हो जाएगी। अब सेविंग जब खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगी, गवर्नमेंट को अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए अपने कैपिटल बजट को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। दैट मीन्स उसे अपने कैपिटल बजट की तरफ जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसको, या तो वो बोरिंग कर सकता है या फिर वो सेल ऑफ एसेट्स करता है, क्योंकि जो आपका कैपिटल रिसीव्स होती है तो बोरिंग होती है, या फिर रिकवरी ऑफ लोन होती है। रिकवरी ऑफ लोन का तो चांसेस ही नहीं है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट होती है। तो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, बोरिंग या फिर डिसइन्वेस्टमेंट। तो बोरिंग क्रिएट करती है लायबिलिटी और डिसइन्वेस्टमेंट कॉज प्रोडक्शन इन द असेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो आइदर लीड्स टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी थ्रू द बोरोइंग्स इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स और रिड्यूसेस द एसेट्स थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। थर्ड इम्प्लीकेशन, अब जब बोरोइंग ज़्यादा होती है तो यूज ऑफ कैपिटल रिसीव्स, यानी कि यूज ऑफ कैपिटल रिसीव्स, अगर हम कैपिटल रिसीव्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होता है, जब कैपिटल रिसीव्स आती हैं यानी कि आप एसेट्स बेच देते हैं या फिर आप बोरिंग करते हैं, इट विल लीड टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है
अगर आपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट ने कंट्रोल नहीं किए तो, ठीक है। जो लास्ट इम्प्लीकेशन होता है कि अगर आप बोरिंग ज़्यादा कर रहे हैं तो इट विल इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन टू रीपे द लोन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि फ्यूचर बर्डन बढ़ा देता है, जो फ्यूचर में जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, उनके ऊपर बढ़ा देता है टू रीपे द इंटरेस्ट अमाउंट एंड द लोन पे अमाउंट, रीपे करने के लिए बर्डन बढ़ जाता है। तो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पॉइंट लिखो, बस इतने 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उन्हें, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है, इम्प्लीकेशंस आ गए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे मेजर्स टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट, कि व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, देन वी विल डू द मेजर्स टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। नोट इट डाउन फास्ट। Have you written it? Yes. Now we will do the second part. I am giving you 1 more minute क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, जल्दी जल्दी लिख लीजिए फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट राइट इट डाउन फास्ट। Now we will do the next topic, measures. कि what are the measures to remove the measures to reduce revenue deficit. Measures to reduce the revenue deficit, कि क्या क्या measures होते हैं in order to reduce, क्या कर सकती है गवर्नमेंट। तो measures होते हैं, जो remedial measures होते हैं to reduce revenue deficit, वो 2 तरीके होते हैं। देखिए जो revenue deficit है वो क्या है, वो है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं और जो रिसीप्स हैं वो कम हैं। तो या तो एक्सपेंडिचर्स कम किए जाएं या फिर रिसीप्स ज़्यादा की जाए। तो ये ऑप्शन है हमारे पास कि या तो एक्सपेंडिचर्स को हम कम कर सकते हैं या फिर रिसीप्स को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। ए पार्ट क्या होता है, मेजर्स टू रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, मेजर्स टू रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर, मेजर्स टू रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अब फर्स्ट इसमें क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स को कम करे, जो भी वो अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम करना चाहिए। तो क्या करेगी, अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, दैट इज जैसे सब्सिडीज होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स नहीं करने चाहिए एट द टाइम ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। जब रेवेन्यू डेफिसिट का टाइम चल रहा हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिख सकते हो आप उसमें सब्सिडीज का, जैसे कि सब्सिडीज होती है वो एक ऐसे एक्सपेंडिचर है जो ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है। तो जो ड्रास्टिक रिडक्शन होना चाहिए इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। दूसरा है बाय कर्टेलिंग द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। बाय कर्टेलिंग द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स को हमें कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है, बाय कर्टेलिंग द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो पहला क्या था, ड्रास्टिक रिडक्शन होना चाहिए वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स में, जैसे कि सब्सिडीज, एंड बाय कर्टेलिंग द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। तो ये तो मेजर्स हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कैसे रिमूव किया जाए। दूसरे मेजर्स होते हैं मेजर्स टू इंक्रीज द रिसीप्स, यानी कि जो रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, वो क्या है, मेजर्स टू इंक्रीज रेवेन्यू। अब रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अब देखिए रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जा सकता है। रेवेन्यू रिसीव्स 2 होती हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। अब या तो वो क्या कर सकती है, सबसे पहला जो अडॉप्ट कर सकती है वो क्या कर सकती है, इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट,
इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग, जो पुराने टैक्स चल रहे हैं उसको बढ़ा सकती है, इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट एंड इम्पोज द न्यू टैक्सेस, और नए टैक्सेस लगा सकती है, बट इसका बर्डन पड़ जाता है पब्लिक के ऊपर, बट वो अपनी रिसीप्ट को बढ़ाने के लिए कर सकती है, हम मेजर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट एंड इम्पोज द न्यू टैक्सेस, और दूसरा मेजर्स होता है इंक्रीज इन नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, इंक्रीज इन नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, और नेक्स्ट होता है efforts should be made to increase the income from, efforts should be made to increase the income from पब्लिक सेक्टर, जो उसके खुद के सेक्टर्स हैं उनसे इनकम बढ़े, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, समझ में आया। Efforts should be made to increase the income from the public sector enterprises, and last टैक्स इवेजन, जो टैक्स पे छूट मिलती है वो कंट्रोल होनी चाहिए, टैक्स इवेजन शुड बी कंट्रोल्ड, समझ में आया। तो दीज आर द मेजर्स टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। तो दो मेजर्स होते हैं, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स रेवेन्यू रिसीप्ट से ज़्यादा होते हैं, तो या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कम किया जा सकता है या फिर रेवेन्यू रिसीप्ट्स को बढ़ाया जा सकता है। तो अब रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उन्हें कम कैसे कर सकते हैं, दो ऑप्शन है कि गवर्नमेंट को अपने वेस्टेड एक्सपेंडिचर्स कम करने चाहिए, और जैसे सब्सिडीज, और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स है उन्हें भी कर्टेल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। रेवेन्यूज को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन सिर्फ दो ही होते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। अब टैक्स और नॉन टैक्स में क्या होता है, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट को बढ़ा दे और नए टैक्सेस वो लगा सकती है। दूसरा, इंक्रीज इन द नॉन टैक्स रिसीप्ट्स को इंक्रीज कर दे। थर्ड, एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज, क्योंकि इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज ऑल्सो अ नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, तो जो एफर्ट्स करने चाहिए कि ताकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इनकम क्या हो, बढ़ जाए। और उसके बाद टैक्स इवेजन शुड बी कंट्रोल्ड। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है, जो टैक्स में छूट दी जाती है, टैक्स में जो रिडक्शन रिबेट दी जाती है उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो दीज आर द मेजर्स कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा जनरली नहीं होता है कि गवर्नमेंट को वो दूसरे स्टेप पे जाना पड़ता है, बोरिंग्स पे, और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द मेजर्स और इम्प्लीकेशंस आपको समझ में आ गया। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब समझ में आ गया, क्या होता है, व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसीव्स। इम्प्लीकेशंस क्या होती है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि फर्स्ट इम्प्लीकेशन था, रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर्स ऑन द डे टू डे, जो रूटीन फंक्शनिंग होती है वो नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या है, डिस सेविंग्स हो रही है ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट, बिकॉज इट इंक्लूड्स इट्स सेविंग्स, it uses its savings on the other sectors of the economy to bridge the gap between the revenue receipts and the revenue expenditures. अब उससे क्या होगा, it implies that government has to make up the deficit through the capital budget। अपने capital budget को disturb करेगी, या तो वो borrowing करेगी या फिर disinvestment करेगी। अब borrowing create करती है liability और disinvestment cause reduction in the assets। अब borrowing इसका मतलब क्या है कि इससे क्या हो जाएगा, it means that revenue deficit either leads to an increase in liability in the form of borrowings or reduction in assets through the disinvestment। अब अगर वो कैपिटल रिसीव्स का इस्तेमाल करती है तो इट विल लीड टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी इफ द वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स बाय द गवर्नमेंट इज नॉट कंट्रोल्ड। लास्ट होता है कि जो हायर बोरिंग है वो क्या करता है, वुड इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन टू रीपे द लोन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। ये इम्प्लीकेशंस थे। उसके बाद इसके आपके मेजर्स हो गए रेवेन्यू डेफिसिट के, कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है ये, जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। today's class is over now, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फिस्कल डेफिसिट, कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। गॉट इट? गुड बाय।